नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकरबा बिहार में हम बात करेंगे जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के बीच आपसी फूट की चर्चा थी। कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए थे, तनातनी बढ़ गई थी, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल के इरादे से अशोक गहलोत को भेजा गया। अशोक गहलोत यहां पहुंचे, वहां उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उनके साथ साथ लालू यादव से भी मुलाकात की। और इसके साथ देखिए, चर्चा एक और बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव ने कुछ घोषणाएं की है, जीविका दीदियों के लिए भी घोषणाएं की हैं और भी कई योजनाओं का हवाला दिया है जनता को। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन सब का कितना असर पड़ेगा बिहार की सियासत में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और पटना से हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजू भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे राकेश रंजन जी से। राकेश जी, देखिए, कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत ने आते आते देर कर दी। कितना फायदा मिलेगा इस बात का, जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश, जो कवायद दिखाई दे रही है उसका? देखिए, तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि आज गठबंधन पर कुछ नहीं कहेंगे, कल बातचीत होगी, मतलब कि कॉन्क्रीट कोई बहुत कुछ निकल कर नहीं आया है। अगर शब्दों पर जाए या फिर जो बातें अशोक गहलोत ने कही हैं, मिलके आने के बाद 1 घंटे की मुलाकात उनकी हुई थी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, और फिर जब उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 5-7 पर अगर फ्रेंडली फाइट हो जाती है तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो जब ये बातें वो कहते हैं तो इससे एक बात जो क्लियर हो रहा है वो ये है कि बात पूरी तरह से बनी नहीं, क्योंकि 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है आरजेडी और कांग्रेस या गठबंधन दल के अन्य सहयोगी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि 5-7 सीटें रह जाती हैं, मतलब उन सीटों से आरजेडी ने प्रत्याशी हटाने से मना कर दिया है। उनकी बातों का अगर आप लब्बो-लुबाब निकालें तो यही निकल कर आता है। और साथ में ये भी बात निकल कर आती है कि कांग्रेस भी उन 5-7 सीटों पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आज गठबंधन पर बात नहीं करेंगे, कल जो है गठबंधन पर बातचीत होगी। संभावित जो बातें हैं वो ये है कि जो गुरुवार है उस दिन जो है कोई पीसी जो है महागठबंधन की तरफ से हो सकता है और उनके बीच से क्या कुछ होता है, किस तरह से साझा चुनाव अभियान चलेगा, इस पर कुछ क्लैरिटी आ सकती है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में चुनाव प्रचार करते दिखें। क्योंकि देखिए, ये तो डैमेज कंट्रोल करने की आज शुरुआत हुई है, लेकिन जनता तक ये संदेश देने के लिए कि गठबंधन एकजुट है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को साथ में चुनावी मंच पर आना भी जरूरी है कि जहां वो मंच शेयर करें और लोगों को लगे कि हाँ, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। क्योंकि इतनी चीजें हो गई, अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं आई है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बातें भी नहीं आई हैं। अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जिसके जरिए भी चीजें सामने आएंगी, उसमें बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि कांग्रेस क्या अपना जो उसने एक बना लिया था उससे पीछे हटने के लिए तैयार है या वहीं पर कांग्रेस भी अड़ी हुई है। क्योंकि आरजेडी अपने जगह पर जो है वो जमा हुआ है, उसने अपने 143 प्रत्याशियों की सूची दे दी है और अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो अपनी सीटों की संख्या में कमी करेगा। तो ये चीजें जो है सीट गठबंधन पर दोनों तरफ से दिख रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कुछ घोषणाएं की हैं, अगर आप उसको देखें तो लगता है कि उनकी नजर नीतीश कुमार के वोटों पर है। चूंकि नीतीश कुमार जो है ये सभी जानते हैं कि जो एक एम फैक्टर बिहार में कहा जाता है, वो जो महिला फैक्टर है वो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से रहा है और जीविका दीदियों को लेकर जो उनका काम रहा है और उनके वोट जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में आते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा
प्लस पॉइंट नीतीश कुमार के साथ है, तो वहां पर कैसे डेंट लगाया जाए, ये चीजें जो है वो देख रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सीएम जीविका दीदियों को जो है 10,000 की जगह पर 30,000 रुपया दिया जाएगा। लोन की भी उन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर आप देखें तो तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के वोटों पर पैनी नजर रखे हुए हैं और इनको लगता है कि जब तक उधर से वोट निकलकर इनकी तरफ नहीं आएगा इनका काम नहीं बनेगा। इसी तरह से उन्होंने नौकरी की भी बात की, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की बात की, 20 महीने में जो है वो हर घर में एक रोजगार देने की बात कही। तो ये सारे मुद्दे जो है वो तेजस्वी यादव उठाते हुए दिखे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव जी, जिस तरह से अशोक गहलोत आए हैं तो कहा यह जा रहा है कि हुजूर बड़ी देर कर दी आपने आते आते, तो देखिए इसका डैमेज कंट्रोल की जो कवायद है वो कितनी असरदार होगी। और दूसरी बात देखिए, तेजस्वी यादव अगर नई नई योजनाएं नई नई घोषणाएं अब कर रहे हैं तो क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि फील्ड पर नीतीश कुमार की इन घोषणाओं का, इन लोक लुभावन योजनाओं का, जिन्हें कल तक राजद कहती थी कि भाई ये सब आपने पहले क्यों नहीं किया, तो अब क्या आरजेडी को ये लग रहा है कि जमीन पर उसका असर दिख रहा है, इसलिए आरजेडी भी उसी तरीके से जवाब दे रही है या ऑफर्स दे रही है? अब इसलिए आरजेडी भी उसी तरीके से जवाब दे रही है या? देखिए, सबसे पहले तो उदय जी मैं आपको बताऊं कि आज जो अशोक गहलोत आए हुए थे, तो देखिए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के न सिर्फ बड़े नेता हैं बल्कि राजस्थान जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अपडेट दे रहा हूं, उसमें अभी भी पहले 15 सीट पे जो महागठबंधन में उम्मीदवार आमने सामने थे, और अब जो मैं अभी आपको आंकड़ा दे रहा हूं वो 13 सीट का दे रहा हूं जी। उसमें करगहर से महेंद्र गुप्ता हैं जो कि सीपीआई से हैं, उनके खिलाफ में संतोष मिश्रा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। सुगौली में शशि भूषण सिंह जी हैं जो कि आरजेडी से हैं, उनके खिलाफ मनोज सहनी वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ में शिव प्रकाश यादव हैं जो सीपीआई से हैं, और उनके खिलाफ में उन्हीं के गठबंधन के उमेर खान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा पाकर में मोहित पासवान सीपीआई से हैं, तो प्रतिमा दास कांग्रेस के अभी सिटिंग एमएलए है, वो चुनाव लड़ रही है। बछवाड़ा में अवधेश राय सीपीआई से हैं, तो गरीबदास कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। गौड़ा बौराम में अफजल अली हैं आरजेडी से, तो संतोष सहनी वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप लालगंज में देख लीजिए, शिवानी शुक्ला है, मुन्ना शुक्ला की बेटी है, आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो आदित्य राजा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कहलगांव में रजनीश यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदरा में उदय नारायण चौधरी आरजेडी से हैं, तो विनोद चौधरी कांग्रेस से हैं। वारसलीगंज में अनिता देवी आरजेडी से हैं, तो मंटन सिंह कांग्रेस से हैं। वैशाली में अजय कुशवाहा आरजेडी से हैं, तो संजीव कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चैनपुर में वीआईपी से बाल गोविंद बिंद हैं जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, तो उनके खिलाफ में आरजेडी से ब्रिज किशोर बिंदु चुनाव लड़ रहे हैं। झंझारपुर में सीपीआई से राम नारायण यादव हैं, तो वीआईपी के उम्मीदवार जो हैं उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये स्थिति जो है वो आज भी यह बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ये फाइट अब है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अशोक गहलोत मिल लिए तो इन 13 सीट पे कांग्रेस उम्मीदवार को वो बैक कर देंगे। तो यहां पर चुनाव है। और देखिए, दिलचस्प क्या है कि अशोक गहलोत का जो बयान आया जब वो तेजस्वी से जाकर के मिले, तो अशोक गहलोत जैसे नेता को तेजस्वी से जाकर के मिलना पड़ रहा है, तो कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए। और दूसरी तरफ जब वो निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई 5 से 10 सीटों पर विवाद जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसे फ्रेंडली फाइट के रूप में देखा जाना चाहिए। अरे भाई साहब, फ्रेंडली फाइट के रूप में आप इसको देख रहे हैं, और गहलोत साहब को ये पता होना चाहिए कि जो विधानसभा है वो पूरे तरीके से गणित का खेल है। वहां पर अगर 243 में 123 सीट आपके पास नहीं है तो फिर ये फ्रेंडली फाइट आपका फ्रेंडली फाइट ही रह जाएगा। अंदाजा लगाइए कि अगर 13 सीट में से 5 सीट का भी नुकसान होता है महागठबंधन, और होगा ही, और बल्कि 13 में 13 सीट नुकसान होगा, क्योंकि आपसी लड़ाई में आरजेडी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई में ये 13 की 13 सीटें जो है वो एनडीए ले जाएंगे, एनडीए खाते में जाएगा। अब देखिए, प्रतिमा दास जो है
वो ऑलरेडी कांग्रेस से सिटिंग एमएलए हैं, वो अभी निवर्तमान विधायक है, दलित चेहरा है, और वहां पर जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार उनके सामने चुनाव में खड़े हैं। तो वो सीट अगर प्रतिमा दास चुनाव हारती है तो कांग्रेस का तो एक सिटिंग एमएलए 17 में से ही चला जाएगा। अभी 17 सीट है कांग्रेस के पास। तो और उसके बाद जो है वो अशोक गहलोत साहब ये कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट है, और अगर 123 सीट में मान लिया कि 118 सीट कांग्रेस को महागठबंधन को मिलती है बिहार में, तो 5 सीट अगर फ्रेंडली फाइट में वो लोग हार जाते हैं तो भाई सरकार तो आपकी बनते बनते रह गई। फिर आप 2020 की बात कीजिए तो 12,772 वोट आपको मात्र कम आया था, और उस वजह से एनडीए की बिहार में सरकार बन गई थी। तो गहलोत साहब जैसे बड़े नेता को दरअसल में मीडिया के सामने वो जवाब क्या देंगे? देखिए, दरअसल में उदय जी इस पूरे प्रकरण को समझना होगा। 1990 के बाद जब कांग्रेस लालू यादव के साथ आई, उसके बाद से बिहार में जो भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते थे वो लालू यादव के इशारे पर बनते थे। इवन की राज्यसभा का टिकट भी लालू यादव के इशारे पर दिया जाता था। लालू यादव जब सदाकत आश्रम गए थे आज से लगभग 8-9 महीना पहले, तो उन्होंने विधिवत कहा कि मैंने सोनिया जी से कहा था तो अखिलेश को राज्यसभा मैंने जेल से ही भिजवा दिया था, और इस बार फिर मैं इसको जेल राज्यसभा भेज रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ बिहार कांग्रेस में कि राजेश राम जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो लालू दरबार की उन्होंने जाकर के हाजिरी नहीं लगाई। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी बने तो वो जब पटना आए तो मुझे लग रहा है कि लगभग 4-5 महीने बाद मुलाकात हुई तेजस्वी से। तो ये जो कृष्ण और राम की जो जोड़ी थी कांग्रेस में, यह अपने पैर पर कांग्रेस को खड़ा करने की जुगात में थी। और मेरी कई बार बात भी हुई थी उदय जी, चाहे वो राजेश राम हो चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, उन लोगों का यह कहना था कि भाई कांग्रेस को हम लोग अपने बलबूते बिहार में खड़ा करने की कवायद में जुटे लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब यहाँ आए हुए थे फरवरी के महीने में, मुझे याद है, तो जब वो प्रदेश कार्यालय गए थे यहाँ सदाकत आश्रम, तो वहां भारी भीड़ थी, और हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को यह कह रहा था कि भाई बिहार में कांग्रेस को अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी का साथ छोड़ना चाहिए। तो ये तमाम चीज मशक्कत के बाद अंतिम में होता क्या है कि भाई 13-20 तारीख जो है वो लास्ट डेट था परसों, और आप 19 तारीख की रात में जाकर के अंतिम 5 सीट जो है वो आप डिक्लेयर करते हैं। उसके पहले जो है आप 15 तारीख या 16 तारीख लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, तो आप करते क्या है कि 15 तारीख की रात में जाकर के अपनी तमाम सूची को जारी करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की ये स्थिति दुर्गति हो रही। कांग्रेस की दुर्गति अभी और होगी उदय जी, आप वेट कीजिए इस चुनाव में, क्योंकि अगर आप बैसाखी पर चलिएगा तो बैसाखी पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी बहुत तेज गति से नहीं चल सकता है, हमेशा ठोकर लगने की संभावना बनी रहती है, और जब ठोकर हल्का भी लगता है तो वो गिर जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति दुविधा वाली हो गई है। अब लालू यादव जब दिल्ली में IRCTC घोटाले वाले मामले में अभी गए हुए थे, जब वो सुनवाई में, वहां सब जब वो लौटे रात के 9:30 बजे, 11 बजे से उन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया, और कांग्रेस तब तक इस इंतजार में बैठी हुई थी कि भाई मुझे टिकट बांटना है। घोसी में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को टिकट देने की घोषणा आरजेडी ने कर दी थी, और वहां पर सीपीआई ने पहले ही उम्मीदवारी वहां पर जाकर के उतार दिया था। तो महागठबंधन ही पूरा इंटैक्ट नहीं है, आप इस चीज को समझिए। और जब महागठबंधन देखिए अब इसका इंतजार किया जाए, इसके नतीजे भी सामने आएंगे। और राजीव जी देखिए, ये जो तेजस्वी यादव जो जीविका दीदियों को लेकर और हर घर नौकरी देने की बातें जो कह रहे हैं, तो क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये जो तमाम घोषणाएं की है उसका असर जमीन पर दिख रहा है? उदय जी, मैं अभी जब ये खबरें आई थी तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था पटना कार्यालय में बैठ करके। बिहार में अभी 20 लाख सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी कार्यरत हैं, और बिहार में अभी हर एक डिपार्टमेंट को आप मिला दीजिएगा, इसको आप देखिएगा तो मुश्किल से वैकेंसी 4 लाख है। तो भाई 2.5 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी कहां से देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा है कि अभी जो बिहार का जो बजट है वो इस बार 3 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। अगर आप 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बिहार में, अगर आप जनरेट करते हैं, कई डिपार्टमेंट में आप बढ़ा दीजिएगा क्योंकि सरकार में आप रहिएगा, तो 12 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट होगा उदय जी। और ये 12 लाख करोड़ रुपए तेजस्वी यादव कहां से लाएंगे, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। देखिए, दरअसल में जनता को लगता क्या है ना, आज की तारीख में जो युवा है उनको लगता है कि भाई मुख्यमंत्री ये बना देंगे तो तेजस्वी नौकरी बांट देंगे, मुफ्त की रेबड़ी बांट देंगे लोगों के बीच। लेकिन नौकरी कहां से देंगे, ये सवाल पूछना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई अभी बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ का है, जो इस बार का बजट है जो विधानसभा में पेश हुआ था। और अगर 2.5 करोड़ लोगों को आप रोजगार देते हैं तो 12 लाख करोड़ का बजट होगा। अब 12 लाख करोड़ रुपए तेजस्वी यादव कहां से लाएंगे?
जीविका दीदी को जो सरकार ने, अभी नीतीश सरकार ने जो अभी काम किया, 10,000 रुपये दिए अकाउंट में और फिर 2 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात है 3 महीने बाद। देखिए दूसरी बात है उदय जी कि आप झारखंड में हैं, आप झारखंड चुनाव को देख लीजिए, वहां पर मैया बहन की सम्मान योजना जो आपका चल रहा था उसको कंटिन्यू करने की बात की आपके अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने, और बीजेपी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे, तो बीजेपी को उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन सिटिंग सरकार को मिल गया। तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही होती है उससे लोगों की अपेक्षाएं रहती है, लोगों को यह लगता है कि भाई ये सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में फिर ऐसा कर देंगे, चूंकि उसको उन्होंने पहले कर चुके होते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव कल चूंकि मैनिफेस्टो भी ये लोग जारी करेंगे, महागठबंधन के नेता जो हैं वो कल अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे, लेकिन जनता ये समझ रही है पूरे तरीके से कि बिहार जो है वो आर्थिक विपन्नता के दौर से आप कह सकते हैं कि गुजर रहा था। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी तो आज देख लीजिए केंद्र सरकार ने कितना फंड दिया। आज झारखंड सरकार को केंद्र सरकार उतनी राशि मुहैया नहीं करवा पा रही है, या फिर जिस स्टेट में केंद्र की सरकार मतलब बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार नहीं, वहां केंद्र सरकार उतनी राशि रिलीज नहीं करती है। और ये आज की बात नहीं, ये पहले शुरू से कांग्रेस टेन्योर से ही होता रहा है, कांग्रेस शासन से ये चीज होता रहा है। तो बिहार में तेजस्वी यादव किस आधार पर 2.5 करोड़ परिवार के लोगों को रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? अगर उसमें आप 20 लाख को माइनस भी कर दीजिए तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों को कहां से रोजगार देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप जीविका दीदी को 20,000 की राशि देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का भी वेतन बढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं कि हम जो होमगार्ड है उसके हम मानदेय में वृद्धि करेंगे, आप कह रहे हैं कि मानदेय पर जो लोग हैं उनको हम सरकारी वेतन पर लाएंगे, तो कहां से लाएंगे? आपके पास रिसोर्सेज क्या है? बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ 2015 में, तो उसके बाद से बिहार की स्थिति काफी चरमरा गई थी और बिहार के खजाने में पैसा नहीं था उदय जी। वो तो केंद्र की सरकार ने बिहार को, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो अभी तक आप देख लीजिए मोदी जी जब भी जाते हैं, 25 तारीख को उनकी समस्तीपुर में रैली है, वहां भी इस बात को दोहराएंगे वो कि 1.25 लाख करोड़ रुपया उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से दिया है बिहार को। तो ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो फिर केंद्र तो फंड इतनी देगी नहीं, क्योंकि भाई केंद्र में सरकार मोदी की है, एनडीए की सरकार, अभी 4 साल सरकार रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए कि भाई नीतीश कुमार ने यह घोषणा की तो हम भी यह घोषणा कर रहे हैं। अब कल देखिएगा आप, कल ये लोग अगर कहेंगे कि हम 50,000 देंगे वेतन, हम 1 लाख रुपया देंगे वेतन, फिर एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा फिर वो कहेगी कि भाई हम इतना वेतन देंगे, क्योंकि इन लोगों को देना तो है नहीं। जो महत्वपूर्ण बात है उदय जी, इस चीज को जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अगर देख रहे होंगे तो इनको भी ये समझना चाहिए कि बिहार में 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि बिहार सरकार में इतनी वैकेंसी है ही नहीं। हाईएस्ट वैकेंसी अगर बिहार में जब पूरा ओवर क्राउडेड आप कह रहे हैं अगर हो जाएगा तो 27 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो 20 लाख तो ऑलरेडी अभी जॉब में है, तो 7 लाख अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर 2.5 करोड़ कहां से नौकरी देंगे? बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। राकेश जी, देखिए बिहार की जनता के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जनता खासकर इन मुद्दों को लेकर बहुत जागरूक रहती है, और वहां शायद टीवी चैनल देखने, अखबार पढ़ने, मैगजीन पढ़ने में भी बिहार के लोग आगे रहा करते हैं, तो इन राजनीतिक दांवपेचों को तो बखूबी समझते होंगे। देखिए, राजनेता भी राजनीतिक दांवपेच को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से चलना है। देखिए, तेजस्वी यादव तो ये दावा कर रहे हैं ना कि जब पिछली बार बात हुई थी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आप कहां से देंगे, लेकिन हमने अपने 17 महीने की सरकार जब हमारी बनी गठबंधन की तो उसमें हमने इतनी नौकरियां दी, तो ये मैंने करके दिखाया है। वो ये दावा करते हुए जो है तेजस्वी यादव दिखते हैं, और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर सवाल पूछा गया था कि आप पैसा कहां से लाएंगे। तो देखिए, आज जो इतनी नौकरियां जब हम सरकार में आए, महागठबंधन की सरकार बनी और उस समय दिए तो पैसा आया ना। अब उतनी नौकरियां हुई, अब तो एनडीए भी कहती है कि हाँ हम नौकरी देंगे, तो फिर ये पैसा अगर ये दिया जा सकता था तो पहले क्यों नहीं? ये सवाल तेजस्वी यादव पूछते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हमने उस वक्त कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे अगर सरकार में आए, हमें 17 महीने का समय मिला, उसमें जितनी नौकरियां दी जा सकती थी वो हमने दी जो उससे पहले नहीं दी गई थी। तो वो ये विश्वास लोगों को दिलाना चाहते हैं। और देखिए, फ्रीबीज का तो जमाना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। आम आदमी पार्टी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया उसका लाभ सबको दिखता है,
और उसी की तहत जो है सभी अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं। एनडीए भी फ्रीबीज बांटने में अब पीछे नहीं है, तो फिर जो आरजेडी है उसकी भी जो है उसको भी ये अधिकार है कि वो भी फ्रीबीज की बात करे। और तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि हमने जो जो प्लान किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी को कॉपी कर लिया और फिर उसको लागू कर दिया। तो ये चीजें भी आपको दिखती हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा। दोनों जो राजनीतिक दांव पेच होता है दोनों तरफ से घनघोर चल रहे हैं। एनडीए भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, तो तेजस्वी यादव भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो मुकाबला रोचक होगा बिहार में। और मतलब केकर बा बिहार या केकर होगी बिहार, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है। चलिए तो इंतजार किया जाए कि बिहार में इन घोषणाओं का, इन वादों का क्या असर होता है और बिहार इस बार केकर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। एसके राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।